Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and I will start citizenship today and yes, I will complete it in two parts and this is the chapter 7 of Lakshmikant citizenship of India and चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए सबसे पहले आता है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस मीन्स दैट्स द इम्पोर्टेंट एंड द मीनिंग। मीनिंग मीन्स व्हाट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप देखो, सिटीजनशिप का मीनिंग होता है कि एक ऐसा कार्ड जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ ऐसा एडवांटेज मिलेगा जो उसके पास, जो किसी के पास जो नहीं होगा, तो उसको वो वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा और हम लोगों को ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा। एक टाइप से ये कूपन भी बोल सकते हैं, एक टाइप से आप इसे आईडी कार्ड कह सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा कुछ कह सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप: लीगल स्टेटस एंड रिलेशनशिप, फुल मेंबरशिप ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का पूरा मेंबर है, मतलब आप वोट वोट दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ओइंग अलायंस टू द स्टेट एंड रिसीविंग प्रोटेक्शन एंड राइट इन रिटर्न, राइट्स भी मिलेगा आपको, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आप स्टेट के प्रति, हाँ ये स्टेट के होंगे। डिफाइंड बाय पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है, तो इट इज़ इन द पार्ट 2। ओके, नॉट जस्ट ए रेसिडेंट बट ए स्टेक होल्डर इन द नेशंस सोवेरिटी आइडेंटिटी। देखो, बाहर से भी कोई आदमी रह के मतलब आके रह सकता है, बट जो जिसके पास सिटीजनशिप होता है उन लोगों को कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलता है, उस जिसके लिए हम लोग इसे स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो उन लोगों को नहीं मिले, जैसे वोट देने का अधिकार मिल गया, हम लोग खड़े हो सकते हैं वोट में कंटेस्टेंट के तौर पे। वो सब चीज़ उन लोग नहीं कर सकता और ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का फ़ायदा मिलता है और बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं हम लोगों को। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। राइट्स एंड प्रिविलेज है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल जो इक्वलिटी वाले राइट्स है, फिर एक्सप्लोटेशन राइट्स, कितने सारे राइट्स है, रिलीजियस राइट्स, ये सब चीज़ हम लोगों को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट मिलेगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ये कुछ भी अगर वैकेंसी निकलेगा तो उसमें हम लोग इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब हम लोगों को ऐड किया जाएगा उसमें, हम लोग वो जॉब ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी कंपटीशन तो होगा ही, बट वो इनर कंपटीशन होगा, इंडिया के लोगों का ही होगा। ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट डिनाइड टू एलियंस। एलियंस मीन्स क्या होता है? बाहर के लोग, मतलब कोई बाहर का कंट्री, दूसरे कंट्री का आदमी को हम लोग एलियंस कहते हैं। उसमें से भी एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन का मतलब ऐसे कंट्री के लोग जो हमारे लिए, हमारे दोस्त कंट्री है, मतलब हम लोगों के साथ उन लोगों का रिश्ता सही है, मतलब हमारा, हम लोग का मतलब हमारे कंट्री के साथ। सिटीजन्स ऑफ नेशंस नॉट एट वॉर, वार की कंडीशन में नहीं है, जैसे जापान, फ्रांस, ये सब हो गया फ्रेंडली कंडीशन, कभी भी वॉर नहीं हुआ है हम लोगों का। एंजॉय सम राइट्स 14 भी मिलेगा, आर्टिकल 21, ये सब राइट्स मिलेगा। बट एनिमी एलियंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसे पकड़ के रख लेंगे, उन लोगों का आने का भी अधिकार नहीं होता है। सिटीजनशिप ऑफ नेशंस एट वॉर विथ इंडिया, जैसे पाकिस्तान, एंजॉय फ्यूअर राइट्स, कुछ ही राइट्स उन लोगों को मिलता है। नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन किया जा सकता है, आपको देख लिया जाएगा तो आपको डिटेन कर देगा, अरेस्ट कर लेगा, ये सब चीज़। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और ऑब्लिगेशंस, मतलब जो हमारा हमारा ड्यूटी है वो सब कुछ है। अगर आप सिटीजनशिप है तो जैसे कि आपको नेशनल सिंबल्स का रेस्पेक्ट करना होगा, जिससे कि जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, ये सब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ हमारी ड्यूटीज़ है। प्रोमोट हारमनी, भाईचारा बनाए रखना, ये सब हम लोग का ड्यूटी होगा। अगर से एक हम लोग एक सिटीजनशिप है तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 आर द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सिटीजन। इफ वी आर सिटीजन वी हैव टू फॉलो दिस ड्यूटीज एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट लेके जाएगा और आप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक देखो मीम है। ये देखो, अगर ये जो इंडियन आदमी है उन्हीं को ये राइट्स मिलता है सिटीजनशिप का। आई डोंट इवन गेट आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन। ये ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हो सकता है ये दुश्मन वाला कंट्री का हो। तो एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल 22 एंड मोर, ये मिलेगा इन लोगों को, हम लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। Rights available only to Indian citizens, as there are some rights which are available only to the Indian citizens, not to the alien or either that is a good alien or bad alien.
ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा जो ये राइट्स है जो हम लोगों को मिलता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स लाइक रिलीजियस, बर्थ, वैसे अगर कुछ कुछ जो ग्राउंड्स होते हैं उस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, बट वो चीज़ इस पे लागू नहीं होता है, फॉरेन लोगों पे लागू नहीं होता है, उन लोग को हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा चीज़ है। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे भी हम लोग उसको उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आर्टिकल पे भी हम लोग का ही एक्सक्लूसिव राइट है। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर हम उन लोग को भी जॉब देने लगेंगे फिर तो हम लोग का जॉब का कमी हो ही जाएगा, ऐसे ही इतना कमी और कमी हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स फ्रीडम्स, आर्टिकल 19 में क्या बोलता है, स्पीच असेंबली, आप स्पीच बोल सकते हैं कुछ भी, असेंबली में असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, रेसिडेंस कहीं रह सकते हैं, प्रोफेशन भी कुछ अपना सकते हैं, बट बाहर के लोगों को ये नहीं दिया गया है, बाहर के लोग ऐसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते, लिमिटेड है उन लोगों के लिए राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स मिलता है उन लोगों को अपना कल्चर बचाने का राइट्स मिलता है, बट ये इंडियन जो कल्चर है उन लोगों का ही होगा। ये बाहर के कोई माइनॉरिटी आएगा, बाहर से कोई लोग आएगा, उन लोग बोलेगा कि हम लोगों को अपना कल्चर बचाना है, तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो उन लोगों को नहीं मिलेगा। राइट टू वोट इन इलेक्शन, आर्टिकल 3 to 6, यूनिवर्सल 18+ हो तो वोट देने का अधिकार मिलता है, तो ये सिर्फ इंडियंस लोगों को मिलेगा, जो सिटीजन है उन लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, अब इंडिया के हो ही नहीं और तुम सोचोगे इंडिया में ये इलेक्शन लड़ेंगे फिर से ब्रिटिश राज कराना है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज लाइक द गवर्नर, प्रेसिडेंट, CJI, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, एंड उसके लिए आप लोग नहीं जा सकते, मतलब उसमें आप लोग को पोस्ट उस पोस्टिंग पे आप, मतलब अगर आप बाहर के हो तो आप नहीं जा सकते, तो यही सब चीज़ है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी वाला मामला है, हम लोग ऐसा क्यों देंगे। और अब आ जाते हैं सिंगल सिटीजनशिप इंडिया, जैसे यूएस में है डबल सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप होता है स्टेट का और एक सिटीजनशिप है पूरा कंट्री का, यूएस का। इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में ऑटोनॉमी भी मिला हुआ है सारे स्टेट्स को, बट फिर भी हम लोग का एक ही को सिटीजनशिप है, चाहे वो गुजरात के लोग हो या फिर झारखंड के लोग हो, सबका एक सिटीजनशिप है सभी का। ये क्या बताता है कि आप एक ही सिटीजनशिप है, मतलब सबका वैल्यू एक है, और आप कहीं भी उसी सिटीजनशिप से पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, तो ये वन नेशन वन सिटीजनशिप। और ये में यूएसए में क्या है, स्टेट एंड नेशनल सिटीजन्स, ठीक है, डुअल अलायंस रहता है उन लोगों का, एक अपना स्टेट का और एक पूरा कंट्री का, लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, कुछ कुछ क्या मिलता है, रेसिडेंस रूल, डूडल आइकन, और डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन राइट्स बट नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, ये इन लोग का सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है, हम लोग का इंडिया में नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कुछ कुछ जो नहीं मांगता है फॉर्म में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता है, बट सिटीजनशिप नहीं मांगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कुछ रिजर्वेशन के लिए मांगता है। ट्राइबल प्रोटेक्शन एरिया, हम लोग का देखो सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, तो वो सब बता रहा है कि डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है कुछ इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। ट्राइबल प्रोटेक्शन एरिया है, आप एक सिटीजनशिप से हर तरफ घूम सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, बट देयर आर सम प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड ट्राइबल एरियाज, देयर आर सम इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन विच यू कांट गो, जिसे आप कभी नहीं जा सकते उधर, वो प्रोटेक्टेड एरिया, वो कल्चर को बचाने के लिए किया गया है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते। स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कल्चरल एंड लैंड बट स्टिल सिंगल सिटीजनशिप, फिर भी सिंगल सिटीजनशिप है। फिर एक है जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, ये रिमूवल हो गया आर्टिकल 35A, ये तो हटा दिया गया 370 का। ये पहले था स्पेशल स्टेटस, ये भी रिमूव कर दिया गया। इसमें क्या था पहले कि आप वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, वहाँ आपके जॉब में आप हिस्सा नहीं ले सकते, फिर ऐसे करके काफ़ी सारे थे, पढ़ रहेंगे अभी फिर से। देखो देखो, ओनली वन, बट माई फैमिली इज, मेरा फैमिली बहुत बड़ा है बोल रहा है, लेकिन हम लोग को एक ही सिटीजनशिप मिला है। तो बोल रहा है ये अमेरिका बोल रहा है देयर इज ऑलवेज बेटर देन वन, ये मेरे पास दो है बोल रहा है, देखो मेरे पास दो है। अब देखते हैं एक्सेप्शन, वो जो पढ़े हम लोग उसी को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, एक्सेप्शन क्या क्या है। एक्सेप्शन है देखो, सिटीजनशिप हम लोग का सिंगल सिटीजनशिप है पूरा इंडिया का, मतलब आप चाहे कहीं के भी हो, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन और इंडिया में सबका सेम अधिकार होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जॉब कंडीशन, इससे पहले हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आई थिंक,
एंड सम अदर एरियाज उसमें भी था, बट वो सब 1974 में एक्सपायर हो गया, बट इसे फिर से रिन्यू किया गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इसे रिन्यू कराया गया। पहले देखो 1957 के तहत कुछ कुछ जगह था, लेकिन फिर उसे रिन्यू कराया गया 1974 में सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो हालांकि वो पहले आंध्र प्रदेश में ही किया हुआ था, बाद में ये बाइफरकेट हुआ, तो अब तो दोनों जगह हो गया ना। तो ये आंध्र प्रदेश में आप अगर वहाँ के डोमिसाइल है तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। रेजिडेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है ये। फिर स्टेट फ्री प्रेफरेंस, इसमें आपको वही आंध्र प्रदेश का ही बात हो रहा है। एडुकेशनल फ़ी कंसेशन फॉर स्टेट रेजिडेंट्स, कुछ कुछ मतलब आप लोगों को स्कॉलरशिप कम देना पड़ेगा, मतलब ये तो स्टेट फ़ी है, कहीं भी कोई भी स्टेट में आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है कि अगर आप उसी स्टेट के पैदा हुए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ये चीज़ होता है। फिर ट्राइबल एरिया प्रोटेक्शन, ये भी क्या बता रहा है, ये भी तो एक्सेप्शन ही ना बता रहा है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, बट आप ट्राइबल एरिया में नहीं घूम सकते। बोल रहा सिटीजनशिप पे फिर भी नहीं घूम सकते, हाँ तो आप नहीं घूम सकते। जम्मू कश्मीर में भी जो पहले रूल्स था, तो वो उसमें आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते थे, स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलता था, सेटलमेंट होता था, तो ये अब ख़त्म कर दिया गया है। और स्टेट फ़ी प्रेफरेंस ये तो है ही अभी भी। हालांकि ये भी तो अगेंस्ट हो रहा है ना सिटीजनशिप के। अगर आप सिटीजनशिप है, सेम सिटीजनशिप है, सेम आइडेंटिटी कार्ड है, तो इसको क्यों फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस है जो कि मेरे लिए सही, मेरे अकॉर्डिंग सही भी है, क्योंकि देखो इन लोगों में क्या है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा जगह, ये सब बैकवर्ड एरियाज है, ये कुछ कुछ ऐसा जगह है जो बैकवर्ड एरियाज है, जो नहीं कर सकता वहाँ के, तो इसीलिए वो सब रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप कैसे कैसे मिलता है। देखो पहले तो बात तो 5 to 11 जो बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के टाइम के लिए, 1947 के टाइम लोगों को कैसे हम लोग करेंगे वो चीज़ को बताता है, मतलब कैसे हम लोग इन लोगों को रखेंगे, कैसे सिटीजनशिप देंगे, वो चीज़ को बताता है। ये सिर्फ 1947 से 50 तक ही काम आया था। इसके बाद हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया, और उसमें हम लोगों ने नए नए रूल्स डाले, और उस अकॉर्डिंग हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं 5 to 11 में क्या लिखा हुआ है। डोमिसाइल, अगर आप इंडिया में बर्थ हुए हो या इंडिया में रहते थे आज़ादी से पहले, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा। ये हर सारा चीज़ मान लो कि 1947 का ही बात हो रहा है। हाँ, आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि मान लो कोई पार्टीशन हुआ, तो इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए, तो जो गए तो गए, लेकिन जो आए उन लोगों को कैसे उन लोगों को दिया जाएगा कि नहीं, तो बोल रहा है हाँ उन लोगों को भी दिया जाएगा। उन लोगों को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 उन लोगों को हम लोग सिटीजनशिप देंगे। राइट्स ऑफ द सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बट इसमें भी एक झोला है। एक डेट है 19 जुलाई 1948। अब हर एनी टाइम आएगा थोड़े दे सकते हैं। 19 जुलाई 1948, अगर इसके पहले आया तो हम लोग बिना कोई रजिस्ट्रेशन के उसे घुसने देंगे, आइए बोलेगा यू आर वेलकम। हाँ, बट अगर उसके बाद आएगा 19 जुलाई 1948, 48 ही था ना, रुको ना हम थोड़ा देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 48, आई थिंक आई एम राइट। कहाँ है, कहाँ ये मिल नहीं रहा है ब्रो, कहाँ है। हाँ, 1948। ठीक है, ये हो गया। 1948 के पहले आएगा तो आपको रजिस्टर नहीं करना होगा, बट अगर आप 1948 के बाद आएंगे पाकिस्तान से, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 6 मंथ्स आपको वेट करना होगा, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 19 जुलाई 1948 डेट याद रखना पड़ेगा। हाँ, CDS में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट। अब आ जाते हैं आर्टिकल 7। मान लो कोई इंडिया से इंडिया से इंडिया से पाकिस्तान गया, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया, वहाँ पे उन लोगों को रोज़गार नहीं मिला, वहाँ पे उन लोगों को जैसा बोला गया था वो चीज़ मिला नहीं, तो फिर वो वापस आएगा। तो उसके लिए भी, जो नहीं बोलते भूले भूला भटका वापस आया, तो क्या उन लोगों को हम लोग सिटीजनशिप नहीं देंगे, नहीं देंगे। उन लोगों के लिए भी सिटीजनशिप, तो उन लोगों को कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग देंगे, तो उन लोग को देंगे आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग, मतलब रिटर्न माइग्रेशन, रिटर्न हो गया, राइट ऑफ सिटीजन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न। तो इसका भी एक डेट था, 1 मार्च 1947। अगर इसके पहले कोई जाके आ रहा है तो चलेगा, और अगर इसके बाद कोई जाके आ रहा है तो इसके लिए इस सेम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो,
और जाओ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो और तुम सिटीजनशिप ले लो। ये भी हो गया आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8, ओवरसीज सिटीजनशिप, ओवरसीज इंडियंस, मतलब अगर कोई आदमी मतलब क्या हो रहा था कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो 90s में बहुत सारे लोग बाहर से आंदोलन कर रहे थे, कनाडा से कर रहे थे, अमेरिका से कर रहे थे, वैंकूवर आइलैंड आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुत सारे लोग थे, गदर पार्टी आंदोलन, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन जिन लोग मतलब बाहर ही आंदोलन कर रहे थे, बट वो इंडिया के लिए ही नहीं कर रहे थे, तो उन लोग के बेटे लोग को भी सिटीजनशिप देना होगा। तो कैसे देंगे? तो उन लोग के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 8 लॉन्च किया था। राइट ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन के मतलब उन लोग माँ बाप इंडियन हैं बट वो इंडिया के बाहर हैं, तो उन लोग को भी सिटीजनशिप दिया जाएगा, आर्टिकल 8। आर्टिकल 9, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आप आपका सिटीजनशिप जा सकता है। अगर आपने बाहर की कोई कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, मान लो आपने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, लाइक अक्षय कुमार ने ले लिया था, तो फिर वो ऐसा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि वो लिए हैं लेकिन नहीं लिए थे, अगर लेते तो चला जाता। वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप लीड्स टू लॉस, अगर आप किसी दूसरे सिटीजनशिप को लेंगे दूसरे कंट्री के, तो ये इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। आर्टिकल 10 एंड 11, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है पार्लियामेंट जो जो कानून बनाया है ये सिटीजनशिप को ये करने का, मतलब सिटीजनशिप में अगर रहना है तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। मान लो ऐसा बोल दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको आधार कार्ड मस्ट है, बनाना ही पड़ेगा, आधार कार्ड होना ही चाहिए, और आप नहीं बना के रखे तो आपको हटा दिया जाएगा। एक एग्जांपल दिए, ये है नहीं वैसे, ऐसे करके बहुत सारे जो रूल्स होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि आप गद्दार नहीं हो सकते, आप पाकिस्तान को अपना यहाँ का जानकारी नहीं दे सकते, ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, ये सब चीज़ है। ये सब अगर नहीं मानेंगे तो आपका जो सिटीजनशिप है वो छीन जाएगा। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है? सिटीजनशिप के लिए कानून कौन बनाएगा? फ्यूचर में कोई भी कानून बनाना होगा सिटीजनशिप में, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, कुछ भी लाना होगा, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये है पार्लियामेंट, बाद में पार्लियामेंट इसी के अकॉर्डिंग बनाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये देखो, ये जो अभी तक 5 से हम लोग 11 पढ़े ना, 5 से 11 सिर्फ और सिर्फ था जो इनिशियली लोग इतना ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे पार्टीशन के टाइम के लोगों के लिए, पार्टीशन के टाइम के लोग जो इधर उधर हालत ख़राब हो रहा था उन लोगों के लिए था। और उन लोगों ने एक तिनका छोड़ दिया था कि आप आर्टिकल 11 कि आप लोग कानून बनाइएगा आगे के लोगों के लिए। तो ये 1955 में एक कानून लाते हैं, बोलता है कि 1950 से अभी तक जो भी है उन लोगों को ये ऐसा कानून मानना होगा, ये चीज़ बताया जाता है। 1950 के बाद से ऐसा ऐसा कानून आपको मानना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मानना होगा, क्या क्या चीज़ बात हो रहा है। 1955 में पास हुआ था ये। अब थोड़ा सा ये अमेंडमेंट भी होता है, 1986 में थोड़ा अमेंडमेंट होता है, 1992 में अमेंडमेंट होता है, 2003 में अमेंडमेंट होता है, 2005 में होता है, 2015 में होता है, 2019 में भी होता है। तो कैसा कैसा क्या है, पूरा बहुत बड़ा एक्सटेंसिव है ये सिटीजनशिप एक्ट। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा रूबरू करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप लाया था, 5 मेथड्स था इसका, लॉस ऑफ सिटीजनशिप का 3 मेथड्स था। तो ये 3 मेथड्स मतलब ये 3 गलती करेंगे आपका लॉस हो जाएगा। और एक्विजिशन का आपका ये 3 प्रोसेस, ये 5 प्रोसेस से आप एक्वायर कर सकते हैं। तो पहला है बाय बर्थ, अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो। बाय डिसेंट, अगर आपके पूर्वज यहाँ के हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें 7 साल वाला प्रोसेस रहता है। बाय नेचुरलाइजेशन, रुको यार, नेचुरलाइजेशन का मतलब आप बहुत बाहर कंट्री के हैं लेकिन आप में कुछ काबिलियत है, या फिर आप यहाँ पे रहेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको दिया जा सकता है, ये चीज़ है। आपको यहाँ रहना होगा 12 साल, फिर 12 महीने ऐसे करके कुछ कुछ दिन रहना होगा। फिर इन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब मान लो ये सिक्किम आ जाता है इसमें, ऐसा कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिए जहाँ पे आप रह रहे थे, जो फॉरेन स्टेट था, बट उसको एक्वायर कर लिए तो उसके साथ साथ आप भी उसमें आ जाइएगा। ये सब चीज़ हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, अभी नीचे ही है इसका। हाँ,
बाय रिनंसिएशन रिजेक्शन हो सकता है, वॉलेंटरली गिविंग अप द इंडियन सिटीजन, आप जानबूझ के खुद से ही दे दें, लो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाहर में लंदन जा रहा हूँ, ऐसे करके कर सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, गवर्नमेंट आपको टर्मिनेट कर दे, ऑटोमेटिक लॉस अपॉन एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अनदर कंट्रीज, अगर आप बाहर के कंट्रीज का सिटीजनशिप लेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। बाय डेप्रीवेशन, आपका डिप्राइव हो जाए, कैसे, कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट फॉर फ्रॉड डिसलॉयल्टी और अदर स्पेसिफिक रीजन, अगर आपने कुछ मतलब एक्वायर करते टाइम मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से एक्वायर किया था और आपने गलत गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे, फ्रॉड किया था, लॉयल्टी डिसलॉयल्टी किए थे, तो आपको उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो सकता है। तो चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। सिटीजन बाय बर्थ को सबसे पहले देखेंगे, इवॉल्विंग रूल्स। देखो सिटीजनशिप बाय बर्थ जो था वो 3 बार अमेंड हो चुका है, और पहले के टाइम में ऐसा करके रखा हुआ था, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा हालत ख़राब, मतलब इतना बड़ा लूप होल छोड़ के रखा है। पहले क्या था, 1950 टू 1987 तक, 1950 टू 1987 तक ऐसे ही छोड़ दिया कि मतलब बोल दिया कि कोई भी बच्चा अगर इंडिया में पैदा हुआ तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है पता है आपको, इसमें इसका एक लूप होल क्या है, मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया इंडिया पे और ताजमहल देख रहा था, ताजमहल देखते देखते वो बच्चा पैदा कर दिया, बाहर दोनों ही बाहर का हो, पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स बाहर का हो, लेकिन यहाँ पे बच्चा पैदा कर दिया, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी कंट्री का बच्चा पैदा कर दिया, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता था। ये कितना ज़्यादा ईजी है, आराम से प्रेग्नेंट होने के बाद आएगा, घूमेगा, फिर बच्चा पैदा कर देगा ताजमहल के नीचे ही, फिर हो गया वो इंडिया का सिटीजनशिप। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट्स नेशनलिटी, कोई भी नेशनलिटी नहीं देखा जाएगा। फिर ये जब लूप होल पता चला तो 1987 में जाके इन लोगों को पता चला कि अरे हम लोग तो बहुत बड़ा गलती कर रहे थे। तो 1987 में इन लोगों ने क्या किया, बोला देयर मस्ट बी वन पेरेंट इज इंडियन, हाँ, बोर्न इन इंडिया प्लस वन पेरेंट इज सिटीजन। हाँ, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक सिटीजन जो होगा वो मस्ट बी इंडियन, वो इंडियन होना चाहिए, एटलीस्ट वन पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होगा तो या तो पेरेंट्स या तो मदर कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब क्या दिक्कत होने लगा, अब क्या लूप होल छोड़ दिया, कुछ कुछ बाहर से पाकिस्तान से लोग आते थे, पाकिस्तान से मान लो ये पाकिस्तान से आया, इंडिया की लड़की के साथ अफेयर किया, या फिर ऐसा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, या फिर मान लो ये लड़की आई पाकिस्तान से और इंडिया के लड़के के साथ अफेयर कर ली, हाँ, और फिर यहाँ पे आके बच्चा पैदा की, तो यहाँ पे आके बच्चा पैदा की, फिर उसके बाद उसका मंसूबा ना क्या बोलते हैं, वो मतलब दिमाग से वो कुछ टारगेट बना के आई थी कि हम लोग बच्चा पैदा करेंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे टारगेट ट्रेनिंग देंगे और फिर उसको टेररिस्ट बनाएंगे, इंडिया के अंदर वो स्पाई एजेंट बन के रहेगा, ऐसे करके सोचता था और रहता भी था। लेकिन इंडिया के लोगों ने, इंडिया के जो ये जो बना रहा है सिटीजनशिप वाला एक्ट, ये सोचा ही नहीं, और क्या कर दिया, बोल दिया कि कोई एक इंडियन सिटीजन ये होना चाहिए, कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और बाकी बाहर का चलेगा। तो इसमें भी गलत फ़ायदा उठाने लगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, एक इंडियन सिटीजन हो रहा था, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स हो रहा था, तो ये भी गलत दिक्कत हो जा रहा था। तब जाके 2004 में बोला देखो एक इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, बॉर्न इन इंडिया, देखो बॉर्न इन इंडिया ये तो होना ही चाहिए, बच्चा बच्चा बॉर्न इन इंडिया प्लस बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन, दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, बोल रहा है इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों के पास होना चाहिए, या फिर एक सिटीजन इंडियन होना चाहिए, एक सिटीजन इंडियन होना चाहिए और दूसरा वाला इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि कहीं से भाग के आया हो ऐसा नहीं होना चाहिए, भाग के आया हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, ओके। भाग के मतलब बिना वीज़ा वीज़ा बिना कुछ ऐसे किए ऐसा नहीं आना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान वाले को वीज़ा मिलता ही नहीं, इसीलिए इलीगल इमिग्रेंट्स लिख दे कहानी खत्म। स्ट्रिक्ट रूल्स बोथ पेरेंट्स सिटीजन्स और वन सिटीजन एंड अदर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब पहले क्या था, माँ बाप कहीं का भी हो, कहीं किसी का भी हो, इंडिया में बच्चा पैदा हुआ तो सिटीजनशिप मिल गया। उसके बाद बोला एक गो अगर पेरेंट्स में कोई एक सिटीजनशिप होगा इंडिया वाला और बाहर और दूसरा कोई भी हो, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो, तो भी बच्चा को मिल जाएगा अगर बच्चा पैदा किया। फिर बाद में बोला नहीं, दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, या फिर एक इंडियन और एक इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ये भी मतलब अच्छे कानून के साथ आई है, तभी जाके इसको मिलेगा, भाग के आई होगी तो नहीं मिलेगा, डोंकी रोड वाले को नहीं मिलेगा, समझे शाहरुख खान। ओके, अब अब डिसेंट वाला भी देख लेते हैं। डिसेंट वाला क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, मतलब अगर आपके पूर्वज वाला है,
तो ये क्या है देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रूल्स फॉर दोज बॉर्न आउटसाइड इंडिया। तो डिसेंट वाला ये इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिंक करता है विराट कोहली से। विराट कोहली, विराट कोहली का मान लो बच्चा पैदा हुआ लंदन में। हाँ, विराट कोहली तो है इंडियन, उनकी बीवी भी है इंडियन, बट वो लंदन में बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो अब उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? तो उनको मिलेगा बाय डिसेंट से। बाय डिसेंट से मिलेगा। कैसे मिलेगा? बॉर्न आउटसाइड इंडिया, फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट टाइम ऑफ द पर्सनस बर्थ। जब बच्चा पैदा हो रहा था तो ये इंडियन सिटीजनशिप था, तो इसीलिए इन लोगों को मिला। तो ये पेरेंट्स सिटीजन डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो बर्थ का बच्चा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। लेकिन ये उस टाइम नहीं था। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रेन बॉर्न टू इंडियन फादर्स, कोई भी बाहर का फादर होता था तो मिल जाता था। लेकिन 1992 में क्या हुआ, थोड़ा सा वो वाला कमीशन आया था, उसी टाइम आया था ना 1990, या आई थिंक 1992 में आया था, इसी टाइम आया था वोमेन कमीशन। वोमेन कमीशन। फिर अरे यार, फिर क्या हुआ, थोड़ा ये होने लगा फेमिनिस्ट वाला लोग। ऐसा नहीं है, फेमिनिस्ट नहीं, मतलब ठीक ही है। बोलने लगे कि आप मतलब फादर को ही क्यों बोल रहे हैं, फादर अगर फादर से ही आप डिसेंट को क्यों देख रहे हैं? अगर फादर बाहर का होगा तभी चलेगा, मतलब फादर अगर इंडियन सिटीजनशिप होगा तभी चलेगा। ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब बोला कि नहीं, कोई भी एक होगा इंडियन सिटीजनशिप तो चलेगा, मदर फादर कोई भी, मेल फीमेल। बॉर्न आउटसाइड इंडिया, आप मतलब बोल रहा है कि विराट कोहली या फिर उनकी बीवी कोई भी एक इंडियन होगी तो चलेगा। अदर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द बर्थ ऑफ टाइम, फिर कॉन्सुलेट करेगा, बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर और विद गवर्नमेंट परमिशन। तो 1 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा होगा, उस टाइम भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा उसको, 1 साल के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इंडियन कॉन्सुलेट एम्बेसी टाइप का होता होगा, उसमें आप लोग को रजिस्टर कराना होगा, तभी ये चीज़ मिल सकता है। अब रजिस्ट्रेशन वाला कराते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को तो 7 साल वाला रूल है, इसको करा दें, कल कराते हैं, टाइम भी हो गया, 26 मिनट हो गया। ठीक है, थैंक यू ब्रो, एंड ऑल द बेस्ट माय सीरियस एस्पिरेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो। ठीक है।